वक्फ बोर्ड एक्ट ये कहता है कि 300 साल पुराने फरमान नहीं माने जाएंगे। आपको पता तमिलनाडु का मंदिर किस आधार पे कि 1572 में अरकात के नवाब ने दिया था। हाँ। ये उन सरकारों के फरमान जो शरिया के आधार पे चलती थी। एक मुगल बादशाह नहीं जिसने गाजी की उपाधि ना दी, इंक्लूडिंग अकबर। तो सर जीपीसी में पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। ये भारतीय दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आज चैलेंज कंट्री बताइए दुनिया में जो लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रामाणिक मानता हो और उनके सरकारों के द्वारा दिए गए फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता हूं। मैं चैलेंज करके बताता हूं। अच्छा मैं भी चैलेंज कर रही हूं आपको देश की आजादी में पहली बार, सर मैं भी चैलेंज कर रही हूं, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कहे कि मोदी कैबिनेट में 73 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान सांसद क्यों नहीं, एक भी सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीता। आपने उसी आम मुसलमान की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया, कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आप पैसा देते हैं। हज जाना चाहिए अपने पैसे से, वो सवाब का काम है। हज जाएंगे सरकार के पैसे से जिसमें 95% टैक्स पेयर काफिर हैं। काफिरों के पैसे से हज जाओगे तो सवाब कैसे मिलेगा? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। तो दोस्तों आज की धमाकेदार डिबेट है, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों न्यूज़ एंकर जो गरिमा सिंह है, दोस्तों गरिमा सिंह और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में जो है गर्मा गर्म बहस हो जाती है। वैसे तो सुधांशु त्रिवेदी जो है न्यूज़ 24 की डिबेट्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो चुनाव चल रहा है दिल्ली में, चुनाव का समय चल रहा है, इसमें जो मंथन जो कार्यक्रम था चुनाव का, उसमें जो सुधांशु त्रिवेदी जी को इन्वाइट किया गया था और गरिमा सिंह वही पुराने अपने जो है कांग्रेस पार्टी के जो एजेंडा है उसको लेके जो है डिबेट में जो है बहस कर रही थी, जिसका जो है सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है तर्कों पे जो है एक्सपोज कर दिया है, बहुत अच्छे से जवाब दिया है। दोस्तों ये गरिमा सिंह जो बोल रही है कि आप लोगों ने हज सब्सिडी खत्म कर दी, मुसलमानों को जो परेशान करते हैं, और जो है आपकी कैबिनेट में एक भी जो है मुसलमान मंत्री नहीं है, इन सब बातों का सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो है बिल्कुल तथ्यों के आधार पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया है। दोस्तों आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। सुधांशु जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ओवैसी जी आए थे इसी मंच पर, उनसे मैंने नाथूराम गोडसे के बारे में पूछा। उनका ये कहना था नाथूराम गोडसे आज़ाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था, और ये आरोप बार बार लगा है नाथूराम गोडसे पर। आप ओवैसी जी को इस मंच पर जवाब देना चाहते हैं नाथूराम गोडसे पर? क्या नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहना सही है? जो लोग अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते, जाकिर नायक को शांति का मसीहा मानते हैं, ओसामा को जी मानते हैं, हाफिज को साहब मानते हैं, इशरत जहां को बेटी मानते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको भटके हुए नौजवान मांगते हैं, वो आके यहाँ भाषण करें तो लगता है कि चेहरा दिखाने का कुछ और है। मतलब आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। चलिए अब मौजूदा सियासत पर सुधांशु जी, क्या वाकई आज की बीजेपी को आरएसएस की संघ की जरूरत नहीं है? बीजेपी सक्षम है? देखिए, संघ से भारतीय जनता पार्टी का संबंध और संघ की स्कीम ऑफ थिंग्स में भारतीय जनता पार्टी, इसका मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं। हमारे अधिकांश नेता संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे हैं, अटल जी और मोदी जी, और हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व तो संघ का स्वयंसेवक है। संघ एक वैचारिक दृष्टि से हमारे लिए समान विचारधारा का प्रेरणा देने वाला संगठन है। तो जेपी नड्डा ने जो कहा वो स्लिप ऑफ टंग था, वो स्पार्क ऑफ द मोमेंट था, गलती थी, या वो एक थॉट था? चक्कर जेपी नड्डा ने जो कहा, जो लोग संघ और भाजपा के रिश्तों को नहीं समझते उनके लिए गलतफहमी है। हाँ। संघ जिस व्यापक परिक्षेत्र में काम कर रहा है, संघ के समय 3276 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, जिसमें सिर्फ 26 भाजपा में काम कर रहे हैं। कितने? 3276 में सिर्फ 26। मगर जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए मैं कहना चाहूंगा संघ और भाजपा के रिलेशनशिप पे कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। लेकिन खुशबू की तरह महसूस किए जाते हैं। लेकिन मोहन भागवत 2022 से कहते कहते थक गए। 22 में कहा, 23 में कहा, 24 में कहा, भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। अब हाल में आकर उन्हें कहना पड़ा कि ये सारे राम मंदिर के निर्माण के बाद हिंदुओं का नेता बनने की होड़ में है, कंपटीशन में है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे। जो बात मोहन जी ने कही यहाँ पे फिर वो लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ। मोहन जी ने इसलिए कहा कि हर चीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर के अंदर जाके अगर चेक करोगे, मस्जिद के अंदर जाके चेक करोगे, या अपने शरीर के अंदर जाके चेक करोगे, तो कहानी जानते हो क्या निकलेगी? हाँ। कि आखिर में अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा। इस चीज से बचने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने कहा आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आप ही के पॉइंट को
आप ही के पॉइंट को कॉट कर रही हूँ कि मोहन भागवत कह रहे हैं अंदर जाकर देखने की जरूरत नहीं है, सबके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वही अंदर जाकर डिग आउट करके और संबल में कुआं खुदवा दिया और वहां बवाल कट गया, यही कोशिश हो रही है क्या? ये हिंदुओं का नेता बनने की होड़ है और सीधा टारगेट योगी आदित्यनाथ को किया मोहन भागवत ने। अद्भुत तर्क है। जिसको आप संभल की मस्जिद कह रहे हैं वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती। नहीं, एएसआई किसने नहीं व्यवस्था की उस दिन तो कोर्ट कमिश्नर ना उस दिन एएसआई की एंट्री बैन है। आप मुझे एक साल बताइए जिस दिन बवाल हुआ जिस दिन बवाल हुआ 24 तारीख को, उस दिन एएसआई के अधिकारी नहीं गए थे, उस दिन कोर्ट कमिश्नर गए थे, उस दिन संभल का प्रशासन गया था, डीएम गए थे, एसएसपी गए थे, उस दिन कोई एएसआई का अधिकारी, एएसआई की टीम गई थी सर्वे, इसलिए क्यों गए थे? एएसआई की टीम को जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद कहते हैं संविधान की रक्षा हम करेंगे, मतलब सरकारी जमीन में सरकार नहीं जा सकती और संविधान की रक्षा हम करेंगे। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये वक्फ बोर्ड एक्ट क्या कहता है? जरा ये देश की जनता को, युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए तो 15 अगस्त 47 की वो है डेडलाइन, मगर वक्फ बोर्ड एक्ट के लिए नहीं है। सूरत नगर निगम पे दावा किस आधार पे है? ये 49 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरी बात सुनिए, समय की भी बात तो है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मानती है इसकी एग्जिस्टेंस को या नहीं मानती? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1947 में 15 अगस्त की बार है तो वक्फ बोर्ड में भी कर दो 15 अगस्त 47 से पहले। क्या कुछ नहीं चेंज होगा? 30,000 एकड़ थी, 30,000 रखो, फिर ये 9,60,000 एकड़ कैसे हो गई? और मजे की बात सुनिए कि नहीं मानते, ये तो बताइए ना। एक सेकेंड, जो देश की पार्लियामेंट ने बाकायदा एक एक्ट पारित किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951, उसे बीजेपी मानती है या नहीं मानती? बल्कि केंद्र सरकार मानती है कि नहीं मानती? हाँ। चूंकि वो पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट है, सुधांशु जी सीधे बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको हटा देना चाहिए क्या? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बात को गौर से सुनिए। वक्फ बोर्ड एक्ट ये कहता है कि 300 साल पुराने फरमान भी माने जाएंगे। आपको पता तमिलनाडु का मंदिर किस आधार पे कि 1572 में अरकाट के नवाब ने दिया था। हाँ। ये उन सरकारों के फरमान जो शरिया के आधार पर चलती थी। एक मुगल बादशाह नहीं जिसने गाजी की उपाधि ना ली हो, इंक्लूडिंग अकबर। तो सर जीपीसी में पूरी बात सुनिए, वो तो जेपीसी में आएगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये शरिया के जिम्मी के कॉन्सेप्ट से आया है। यानी गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी होती थी, उसका प्रॉपर्टी पे हक नहीं होगा, अगर डिस्प्यूट होगा तो पहला हक होगा मुस्लिम का। ये जजिया और जिम्मी का कॉन्सेप्ट जिन सरकारों ने माना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने उस सरकार को दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने भारत के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाया, इन्होंने भारत के संविधान को शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया। उसी के खिलाफ आप बाकायदा एक विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट में। पहले मुझे जवाब दीजिए सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, सुनिए ना। पुराने वो कानून मानने चाहिए। एक सेकंड सर, सुनिए तो बताइए। तो एनडीए के पास बहुमत है, आप बाकायदा विधेयक ले आए और बहुमत होने के बावजूद आपने पारित नहीं कराया, आपने जेपीसी को भेज दिया। क्यों भेजना पड़ा जेपीसी को, अगर आपकी वक्फ बोर्ड पर दलील जायज है तो? ताकि सबको हकीकत का पहचान हो जाए। अब एक और बात सुनिए, यह भारत ही दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आई चैलेंज एक कंट्री बताइए दुनिया में जो लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रामाणिक मानता हो और उनके सरकारों के द्वारा दिए गए फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता हूं। मैं चैलेंज करके बताता हूं, एक देश बताइए। अच्छा, मैं भी चैलेंज कर रही हूं आपको, देश की आजादी में पहली बार, सर मैं भी चैलेंज कर रही हूं, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो आपने बात कही, इसलिए क्योंकि हमने जानते किसको बनाते हैं, हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। मुझे बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए सुधांशु जी, और दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी धेला पर माना है? पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, कोई गया हो तो बताइए। आजमगढ़ के थे। ये बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मान किया, कोई गया हो तो बताइए। अब सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। एक ही उलझा नहीं रहा हूं, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूं। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा हुआ और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज़े जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में गए। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है नहीं, ये ठीक है, इसी को समझिए। सुधांशु त्रिवेदी ठीक है, समझिए। सुधांशु, मैं बता रहा हूं। सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी मंथन के मंच पर जायज बात कह रहे हैं और मैं डंके की चोट पर कह रही हूं, सच कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कहे कि मोदी कैबिनेट में 73 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान सांसद क्यों नहीं?
एक भी सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीत कर आए। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है, मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं। और उनको आपको उस वोट बैंक के जो एक्सक्लूसिव थोक विक्रेता है ना, वो कट्टरपंथी मुसलमान नजर आते हैं। यहां पे ये समस्या है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। आजादी के बाद अभी ये बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई, कोई गया नहीं उनके है ना घर सर, पे? सच्चाई है ना। पूरी बात देयर इज नो मिनिस्टर। मैं पूरी बात कर रहा हूं। मिनिस्टर क्यों, मैं बताना चाहता हूं। जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा उसके साथ कभी ये नहीं खड़े होंगे सेकुलर दल। इनको अपराधी और आतंकवादी चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में, जिसने पहली शहनाई बजाई थी। ये बताइए, अशफाकुल्लाह खां के घर पे कभी गए? मलिक मोहम्मद जायसी के घर पे गए? अब्दुल रहीम खान खाना के घर पे गए? शेख मोहम्मद रसखान के घर पे गए? आलम शेख के घर पे गए? मुसलमान की हज सब्सिडी खत्म कर दी आपने। उसी आम मुसलमान की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आप पैसा देते हैं। अच्छा, अब आपको बताता हूं। बस आखिरी सवाल है मेरा। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। मुझे जो अर्लीस्ट याद है अपनी मेमोरी में, वो कुंभ का मेला 89 का याद है। और मेरे मन में स्टूडेंट लाइफ में बात उठी, भैया कुंभ मेले पे मेला टैक्स और हज पे सब्सिडी, गजब का सेकुलरिज्म है। और मैं पूछना चाहता हूं, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। हज जाना चाहिए अपने पैसे से, वो सबाब का काम है। हज जाएंगे सरकार के पैसे से, जिसमें 95% टैक्स पेयर काफिर हैं। काफिरों के पैसे से हज जाओगे तो सवाब कैसे मिलेगा मेरे भाई? वो तो आपकी धार्मिक मान्यता का सम्मान करने के लिए हमने। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा, धमाकेदार रहा, और गर्मा गर्म बहस हुई गरिमा सिंह और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच में। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी हमेशा जो है तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, और गूगल के रूप में इनका जो है नाम लिया जाता है कि ये भैया सुधांशु त्रिवेदी जी गूगल वाले प्रवक्ता है। हर बात इनके जो है जवान पर रटी रहती है। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी को गरिमा सिंह फंसाने की बहुत कोशिश करती है कि आप जो है हज सब्सिडी खत्म कर दिए, और ये है आपकी कैबिनेट में वो नहीं है, ये नहीं, मुसलमान नहीं है। इन सब बातों का तथ्यात्मक जो है सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। दोस्तों गरिमा सिंह जो है हमेशा जो है उसी जो कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन जो राजनीति करते हैं तुष्टिकरण, उसी तरह की जो है क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया। दोस्तों आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।